तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग फॉरवर्ड आगे का देखते हैं। देखो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, तो ये मेरे ख्याल से ये देखकर तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट बना लो। ओके, नेक्स्ट ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी होती है। सबसे पहली कंडीशन, ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म ऑसिलेशन, ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी होती है। सबसे पहले हमको मीन पोजीशन पता होना, मीन पोजीशन चाहिए, वी नीड मीन पोजीशन। साथ ही साथ वी नीड रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ कंडीशन हमको जरूरी है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, उसको जरा फील दो। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स चलो बताओ, मुंह खोलो। जो ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन पर लाने की ट्राई करता है वो फोर्स। बस यही तो है रिस्टोरिंग फोर्स। उसको इंग्लिश में वैसे ही डिफाइन करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट अ फोर्स व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू द मेन पोजीशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग तरह के होते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे लिस्ट आउट, मैंने लिस्ट आउट किया कि रिस्टोरिंग फोर्स के टाइप, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं। लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, बताओ और कौन सा हो सकता है रिस्टोरिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स हो सकता है रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। इट कुड बी बायोन्सी, राइट, बायोन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी भी प्रकार का फोर्स जो उसको मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, दैट कुड बी माय रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पे और चर्चा करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, देखो अब मैं थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ये हो गई मेरी मेन पोजीशन, यहां मेरा ऑब्जेक्ट गया, यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने इसको फोर्स लगाया कुछ ना कुछ, राइट। ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ गया, दिस इज माय, बताओ ये इस पोजीशन को मैं क्या लिखूं? एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर मेन पोजीशन पर आया, मेन पोजीशन से वापस यहाँ पर आ गया। इसको मैं बोलता हूँ, बोलो इसको मैं क्या बोलूं? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं हमेशा क्या करना है, जहां मेन पोजीशन होता है वहां हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो कंसीडर करते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक मैं जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? मैं उसको क्या बोलता हूँ? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मैं उसे क्या कहता हूँ? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ये डायरेक्ट ये वाली साइड को पॉजिटिव, ये वाली साइड को नेगेटिव, तो मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक आता है। एम्पलीट्यूड के लिए कौन सा साइन लिखता हूँ, कौन सा अल्फाबेट लिखता हूँ? यहाँ पे फिर ये राइट साइड में क्या, इसको पॉजिटिव ए लिखूं या नेगेटिव ए लिखूं? दैट इज पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर आ गया, इसको नेगेटिव ए लिखूं या पॉजिटिव ए लिखूं? नेगेटिव। ये बात हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो, मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा घटेगा। यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सम मास, इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। समझो मेरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है। इफ माय ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन,
रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। अगर उसको मीन पोजीशन पर लाना है तो मुझे इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो मुझे खींचना पड़ेगा, इसलिए ये मेरा रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है मीन पोजीशन पर। सिमिलरली जब मेरा ऑब्जेक्ट समझो इधर जा रहा है तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेंगे? यहाँ एक्ट करेंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। यहां से एक बात ध्यान में देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन। तो एक बात पक्का ध्यान में रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट acts in opposite direction। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ओके, ठीक है, ये बात ध्यान में होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, देखो फॉर एग्जांपल मेरा ये समझो ये पॉजिटिव है, समझो ये पॉजिटिव है, ये उधर जा रहा है नेगेटिव, है ना, इधर नेगेटिव, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव कंसीडर करो, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इसके इधर लगेगा, मतलब इसको कहीं ना कहीं हमको मेन पोजीशन पर लाकर रोकना है, ठीक है। ओके, तो ये देखो जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अब ध्यान दो, जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उसको रोकने के लिए उतना ही मेरा क्या बोलते हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, एफ आर जिसको मैं बोलता हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, इसलिए दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है, रियल एक्सप्रेशन इज डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस एक्स टू द पावर ऑफ। समझो इसका क्या मतलब है, हमको ये तो समझ में आया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, ठीक है। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर एन क्यों लिखा मैंने? एन क्यों लिखा? देखो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, और ये नंबर ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। वाई ऑड? जरा सोचो, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू ऑड क्यों होना चाहिए, जरा ये सोच के बताओ। समझो ए नेगेटिव वैल्यू है कोई भी, अगर मैं उसका ऑड ले तो समझो 3 लिया, मेरी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, अगर इवन लिया तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझको ऑड इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि देखो यार ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं, तो मेरा हमेशा साइन माइनस आना चाहिए, मेरा साइन हमेशा माइनस आना चाहिए, इसलिए इसके जो पावर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑड आएगा, ठीक है। ऑड का रीजन समझ में आ गया। इसके ऊपर पावर क्यों बनना चाहिए और ऑड क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और निगेटिव यहाँ पे बनना चाहिए। अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा देता, मेरा आंसर क्या आता है? यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आता। ये मेरा स्टेटमेंट वायलेट करता था, सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं नहीं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक, अपोजिट एक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये बात समझ में आई। अब रीजन है वाई एन, इसके पावर पर एन क्यों लगाया? एन क्यों लगाया? देखो ग्राफिकली अगर मैं बताना चाहूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसके पावर पे 1 है, अगर 1 है तो हमारा स्ट्रेट लाइन मिलता है, राइट। पैराबोला अगर बोलो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके पावर पे अगर 2 है सब, मतलब पावर पे 2 या फिर कोई वैल्यू आती है, ठीक है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरह से, प्रोफाइल देखो कुछ इस तरह से बन जाता है, इस तरह से कुछ प्रोफाइल बन जाता है ना, ये मेरा कर्व बन जाता है। मतलब क्या है, जैसे जैसे पावर बदलता है वैसे वैसे हमारा कर्व भी बदलता है, वैसे वैसे हमारा कर्व भी बदलता है। अगर मैं ऑसिलेशन मोशन की बात करूं तो ऑसिलेशन मोशन क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है क्या? यस और नो? ऑसिलेशन मोशन हमारा कभी जरूरी नहीं है हर बार स्ट्रेट लाइन, हमारा ये भी ऑसिलेशन है, यहां से गया, यहां गया, टू गया, वापस आया, फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये भी हमारा ऑसिलेशन, ये भी हमारा एक ऑसिलेशन, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो माई ऑसिलेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो माई ऑसिलेशन, ठीक है। तो अलग अलग ऑसिलेशन के अलग अलग पाथ डिफाइन करने के लिए मैं इसके पावर पे n लगाता हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। n का मतलब समझ गया, वहां पर n ऑड ही क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका मतलब मेरा रिस्टोरिंग फोर्स में देखो किस तरह से लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटता है तब इक्वल टू आता है और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट होता है, हम वो कांस्टेंट को के बोलेंगे, के इनटू माइनस ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ओके। अब n की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, n की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब मेरे को कोई भी ऑड वैल्यू 1 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, 7 डाल सकता हूँ, ठीक है। हम लोग बना लेंगे कौन से टाइप्स आते हैं, माइनस के टू द पावर ऑफ 1 आ जाएगा, माइनस एफ आर इज इक्वल टू माइनस के टू द पावर ऑफ ये ऐसे आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के टू द पावर ऑफ 5 ऐसे आ जाएगा, एक्सेट्रा, है ना। तो ये एक मोशन डिफाइन करेगा, ये इक्वेशन एक मोशन डिफाइन करेगा, ये कोई दूसरी मोशन डिफाइन करेगा, ये कोई तीसरी मोशन डिफाइन करेगा, चौथी मोशन डिफाइन करेगा। अब होता क्या है, हमारे लेवल पर हम जैसे जैसे मोशन का पाथ बदलते जाता है, समझो अगर मेरा मोशन इस तरह का है तो इसकी स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, इसकी स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और आपके लेवल पर ऐसे खतरनाक मोशन की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आपके सिलेबस में सबसे सिंपलेस्ट मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर हल्का सा ऐसा कर्व मोशन, सबसे सिंपलेस्ट मोशन जो रहेगी वो ही हम लोग कंसीडर करेंगे। और हमको सिंपलेस्ट मोशन कौन देगा, ये वाला इक्वेशन, when we take n is equals to 1, when we take n is equals to 1, that will give us the simplest path, ठीक है। तो हम लोग हमारे स्टडी में ये वाले इक्वेशन की ही स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस और नो, Yes, डाउट sir. डाउट हाँ सर। डाउट डाउट, ये समझना जरूरी है, नहीं समझा तो डाउट क्लियर करो। सर बताइए ना एक बार। कुछ नहीं है सर बेटा, वो वाली डायग्राम बताओ ना। मेरी बात सुन, ये बात समझ में आई, एफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स टू द पावर ऑफ एन। हाँ। यहाँ वाई हमने एन क्यों लिया, एन लेने का रीजन समझ में आया। हाँ सर। यहाँ पे एन क्यों लिया, अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ ना तो मेरे को पाथ कुछ ऐसा मिलता है, कर्विश, है ना। अगर मैं 1 लेता हूँ ना, यहाँ पर 1 लेता हूँ तो मुझको सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है। अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो मुझको कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा पाथ मिलता है, ठीक है। ये मुझको डिफाइन करता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है एक्स टू द पावर ऑफ जो भी है, मुझको डिफाइन करता है मेरा जो ऑब्जेक्ट है किस तरह की पाथ में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स टू द पावर ऑफ 1 लिखता हूँ ना, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या फिर हल्का सा सिंपल लाइन में जाएगा, कोई भी सिंपल वे में। अगर एक्स टू द पावर ऑफ 3 लिखता हूँ ना तो हो सकता है ये इस तरह के पाथ में जाए, आड़े टेढ़े कर्व वाले, ठीक है, कर्व वाले। पावर से पाथ डिपेंड करता है, हाँ करेक्ट स्वराज, पावर से पाथ डिपेंड करता है। तो हमको क्या करना है, तो मैंने पॉसिबिलिटी लिख लिया, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये भी समझ में आया कि ये इक्वेशन कैसे आया, ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आया कैसे आया। हाँ सर। हाँ, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया मैंने, इक्वल टू के लिखा, ठीक है, ये आया। अब इसकी जगह पे मैं ऑड लिख सकता हूँ, ऑड कौन से 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। तो मैं अगर 1 लिखता हूँ तो मेरा स्ट्रेट लाइन का मोशन मिलेगा, अगर 3 लिखता हूँ तो मुझको कुछ अलग मिलेगा, मुझको भी आइडिया नहीं किस तरह का पाथ होगा, लेकिन डिफिकल्ट पाथ होगा सिंपल पाथ से, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे इसमें से सिंपल वाला चूज करेंगे। सिंपल वाला कौन सा है, ये। इसका मतलब ये वाला जो ऑसिलेशन रहेगा ना, ये सिंपल पाथ सबसे इजीएस्ट पाथ फॉलो करेगा, ये वाला जो रहेगा, है ना, 1 है ना, 1 है, ये सबसे इजीएस्ट पाथ करेगा। और इस तरह के ऑसिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें भूल जाओ, ये सब जो मैंने बनाया ये सारी चीजें भूल जाओ, बस इतना समझो कि इससे पाथ डिफिकल्ट होता है, इससे पाथ सिंपल होता है। सिंपल पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम लोग ये वाले इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। इसलिए वी विल कंसीडर n इज इक्वल टू 1 ओनली। और ये कॉन्सेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये बड़े बड़े रेफरेंस बुक से निकाला हुआ कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्ट बताया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, ठीक है।
ऐसे डायरेक्ट बताया जाता है। हम लोग आपको रीजन बता रहे हैं क्यों n इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया, x क्यूब भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, लेकिन 1 ही क्यों लिया उसका रीजन मैंने बताया कि हमको सिंपल स्टडी करना है इस, और उसको हम लोग नाम भी देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, हम थोड़ा आगे बात करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। सर एक मिनट। क्या बोला, क्या बोल रहे हो? मिटा रुको सर, अच्छा रुक जाते, जूम करूँ क्या थोड़ा, ये लो जूम कर देता हूँ। हो गया सर। चल जल्दी चलो, ठीक है। इन शॉर्ट हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x टू द पावर ऑफ n। अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये सिंपल पाथ बन जाता है ना, ठीक है, सिंपल पाथ बन जाता है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं, देयरफॉर वो सिंपल पाथ बन गया fr इज इक्वल टू k टू द पावर ऑफ xn। ये जो भी है ये इस तरह का इक्वेशन बन जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉल्ड एज फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेशन का टाइप है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेशन का टाइप है, ये ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, इसलिए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल क्यों लिखा गया है उसका रीजन पता चला, क्योंकि सिंपलेस्ट पाथ हमको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मोनिक का मतलब क्या है? हार्मोनिक का मतलब होता है रिदम, ठीक है। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? रिदम। जो भी चीज रिदम में चलती है उसको हम लोग हार्मोनिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा साइन कर्व देखो, साइन कर्व देखो, साइन का कर्व ये देखो एक रिदम में चलता है, ये चला, ये चीज बार बार रिदम में वापस रिपीट होके चलती है ना। कॉस का कर्व देखो, ये इस तरह से रिदम में चलता है, रिदम में ही चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जिसके अंदर साइन और कॉस आते हैं उसको हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिक का मतलब है रिदम। और हमारा हारमोनियम देखो, हारमोनियम याद आ रहा है, उसके अंदर भी एक तरह का रिदम होता है, रिदम पैटर्न होता है, और उसको रिदम पैटर्न को दबाना, और उस रिदम पैटर्न को दबाने से मधुर संगीत प्रोड्यूस होता है, राइट, वो रिदम है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट पाथ पर रिदम होने वाला है। रिदम मतलब पीरियोडिक एक तरह आना जाना, ये रिदम में हो रहा है, ठीक है। सिंपलेस्ट पाथ ये वाला मोशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्टैंड फॉर रिदम। ओके, दिस इज द इक्वेशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सिंपल पाथ जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और सिंपल कर्व भी हो सकता है, ये इस तरह का कर्व भी हो सकता है ना, इस तरह का सिंपल कर्व भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको मैं SHM बोलूंगा, बार बार मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन लंबा बोलने की बजाय मैं SHM कहूंगा। SHM को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट देखो, लीनियर SHM, second one is angular SHM. What is linear SHM? Linear SHM is nothing but the SHM in straight line, linear. Angular SHM is nothing but the SHM in simple harmonic motion in curve और circumference of the circle, ठीक है। वो भी एक बेसिक पाथ में ही आता है। चलो इसको कॉपी करो, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे सिंपल क्यों लिखा है? व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग सिंपल ओवर हियर? सिंपल SHM, अगर किसी ने पूछा SHM का फुल फॉर्म बताओ, चलो जल्दी से। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सिंपल है वो क्या सिग्निफाई करता है? सिंपल पाथ, स्ट्रेट पाथ, सिंपलेस्ट पाथ बोलने से अच्छा हम लोग बोलेंगे सिंपलेस्ट पाथ।
सिंपलेस्ट पाथ पर, सबसे आसान रास्ता है ना, ऐसे कर्व वाले नहीं, एकदम सिंपल पाथ पर वो ऑसिलेशन होता है, इसलिए सिंपलेस्ट पाथ है ना। सिंपलेस्ट पाथ के लिए n इज इक्वल टू हमने 1 लिया था, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिंपलेस्ट पाथ, लेकिन वहां पर मोशन किस तरह का हो रहा है, हार्मोनिक का क्या मतलब है वहां पर, रिदमिक मोशन हो रहा है। रिदमिक, यानी एक तरह का पीरियोडिक मोशन बोलूं मैं उसको, पीरियोडिक है ना, एक तरह का पीरियोडिक मोशन, सिंपलेस्ट पाथ पर पीरियोडिक मोशन हो रहा है, इसलिए मैं उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलता हूँ। हार्मोनिक मोशन में कौन से फंक्शंस आते हैं, साइन फंक्शन एंड कॉस, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस आते हैं हार्मोनिक, ठीक है, उनको हार्मोनिक फंक्शंस कहा जाता है। इसलिए हम लोग अभी जो फॉर्मूले बनाएंगे ना, उसके अंदर साइन आने वाला है, साइन और कॉस आने वाला है, देखना आगे जाकर, ठीक है। एसएचएम के 2 टाइप है, कौन से लीनियर और लीनियर और सिंपल, लीनियर और एंगुलर एसएचएम, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग बारी बारी, हमारा फिर से बताता हूँ, ज्यादातर पार्ट हम लोग लीनियर ही कंसीडर कर, ज्यादा क्या, सिर्फ एक ही टॉपिक है एंगुलर एसएचएम का, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन ए फील्ड, सिर्फ, ठीक है। इस पर हम लोग बहुत कम बात करेंगे, नहीं के बराबर, ज्यादातर हमारा 99% हम लोग इस पर बात करेंगे, ओके। चलो, लीनियर एसएचएम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग अभी इसको मिटाकर लीनियर एसएचएम की जो डेफिनेशन होती है वो लिखना चाहेंगे। चलो, इसको मैं मिटाऊं। नेक्स्ट हेडिंग इज लीनियर एसएचएम। हमारे पास टाइम कितना बचा है, जरा वो बताओ। 5 मिनट। 10 मिनट। तो जो भी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, तो हम लोग को लीनियर एसएचएम जल्दी से मैं ये करके आपको मुझको डेरिवेटिव वो सिखाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाना है मुझको। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, कुछ आइडिया डिफरेंशियल इक्वेशन का? चलो, इसका डेफिनेशन दो किस तरह से है। देखो, सबसे पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और ये क्या है, लीनियर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो मैं किस तरह से लिखता हूँ। इट इज द लीनियर मतलब वो बता रहा है, ये जो है ना लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाने में, ठीक है, लीनियर। इट इज द लीनियर पीरियोडिक मोशन, क्या है, इट इज द लीनियर पीरियोडिक मोशन in which force या फिर acceleration is acts toward, in which the force act towards the mean position and force is directly proportional to the displacement, ठीक है। कितना सिंपल है, ये एक लीनियर पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। इसके अंदर ये एक, देखो कैसा क्या लिखा है इसके अंदर, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या सोच कर लिखा होगा, ये एक लीनियर पीरियोडिक मोशन है, और लिखते वक्त मैंने ये चीज सोचा, ये लिखते वक्त मैंने सोचा लीनियर पीरियोडिक मोशन है इन विच फोर्स एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, इसको बना दो स्क्रीनशॉट, इसको और अच्छे से लिखेंगे अभी हम लोग। फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx, यहाँ पर k क्या होता है, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट, k को हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। चलो, स्क्रीनशॉट बनाओ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी पूछता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आप में से सब सिर्फ मुझको इतने लोग बताओ, आप में से ना जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बिंदास बोलो, मैं सिखाऊंगा। नहीं पता सर? कोई आइडिया नहीं। हाँ, कोई आइडिया नहीं सर। कोई आइडिया नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कल क्या करूंगा, आपको
कल हम लेक्चर को 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। पहले हिस्से में मैं आपको डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी लगता है बेसिक को सिखा दूंगा। उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाऊंगा आपको। अब इसके बाद जो भी पार्ट आएगा आप टेक्स्ट बुक भी खोल के देख लेना, उसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिखने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो आप देख पन्ने पलटा कर देख लो जरा। कल मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा, आधे लेक्चर में वो सिखाऊंगा, आधे लेक्चर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है सिस्टम का वो सिखाऊंगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है सर, बेसिक से सिखाना। स्वराज बेसिक से ही सिखाऊंगा, बेसिक से सिखाऊंगा। 10th, अगर आप 10th में भी हो, अभी ऐसा सोचो आप अभी 10th में हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ, उस तरह से सिखाऊंगा। ठीक है, हमको जितना लगेगा उतना सिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, अब हम लोग कल मिलेंगे। तो आप लोगों को देखना है, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक बार देख लो। ठीक है, ओके, चलो बाय। बाय सर।